Hey YouTube fam jam, welcome to Diva classes. This is Divya Wadwani, your commerce teacher. Today we'll be solving the ISC semester 2 examination specimen question paper of accounts that was provided by ICSC itself, the board ISC itself. Okay, so this is for semester 2 that will be held just in a week, 20 तारीख को. ठीक, तो उसी का द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स का ये है. यू विल बी अलाउड सम 1.5 आवर, मींस यू विल बी गिवन सम 90 मिनट्स फॉर इट. ठीक, हम लोग इसका टाइम मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे ओनली आफ्टर, मींस आई विल पोस्टिंग दैट वीडियो जस्ट बिफोर अ डे ऑफ एग्जाम. अगर 20 को एग्जाम है तो 18 या 19 को पोस्ट किया जाएगा. ठीक, दिस इज 40 मार्क्स का पेपर है आपका. 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा जिसमें 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम दिया जाएगा. ट्रांजैक्शंस ना कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आईएससी के मतलब इसमें आपके दिए हुए हैं, जो खुद काउंसिल आपको बोलता है दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द आंसर बुक. ठीक, जितने भी ट्रांजैक्शंस है क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ नहीं करोगे. ऑल द कैलकुलेशंस शुड बी शोन क्लियरली. All working including the rough work should be done on the same sheet and adjacent to the rest of the answer. आप जहां पर भी कैलकुलेशंस कर रहे हो, जस्ट बिकॉज की जो भी आपका रिटायरमेंट है ऑब्वियसली आप उसमें कैलकुलेशन शो करते हो, तो वो सारी चीजें आपने अगर यहाँ पर आपका आंसर लिखा है तो उसके ठीक सामने करोगे. ठीक, मतलब एक मार्जिन ड्रॉ करके उसके ठीक सामने करोगे. देन ऑल क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए आर कंपल्सरी. यू हैव चॉइस फ्रॉम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. मतलब ऑप्शनल इंटरनल सेक्शन के अंदर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा. सेक्शन ए आपको पूरा करना है जिसमें आपका रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है. ये आपको पूरा सॉरी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, ये पूरा करना है. सेक्शन बी दैट इज योर कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड कैश फ्लो, और सेक्शन सी दैट इज डीबीएमएस, ये आपको अलग से करना है. डीबीएमएस, हाँ, इन दोनों में आपको ऑप्शन है. या तो आप ये वाला चूज करो जिसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. ठीक, दिस यू नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चूज करो, या फिर ये वाला जो पार्ट है सेक्शन सी डीबीएमएस, इसको चूज करो. फर्स्ट वन इज ऑफ 26 मार्क्स एंड इसके बाद के जो दोनों हैं दिस इज ऑल्सो ऑफ 14 मार्क्स एंड द डीबीएमएस इज ऑल्सो ऑफ 14 मार्क्स. सो इन दोनों में से या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट कॉमन एंड कंपैरेटिव दिया उसको लो, या तो फिर डीबीएमएस लो. नाउ फर्स्ट इज सेक्शन ए. सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आंसर ऑल क्वेश्चंस मींस सब कुछ इसमें कंपलसरी है. कुछ आपको इसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं. सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग. रिले लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी redeems its 8,000 means it is not an NBFC and it is also unlisted. तो obviously unlisted company में जब भी 10% debentures of ₹100 that has to be paid in installment, redemption उनको करना है और इतना अमाउंट रिडीम करना है on 31st March. क्वेश्चन क्या पूछा गया है, on the basis of the above details what will be the amount of DRR which the company will transfer to general reserve on 31st March 2021. देखो बहुत सिंपल सी चीज, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व तो सरप्लस अकाउंट से डीआरआर में हम लोग होल अमाउंट ट्रांसफर करते हैं. होल अमाउंट डिबेंचर जितना हमें पे करना है इसका 10% लेंगे. इसका मतलब 8,000 इंटू 100 दैट इज 8 लाख का 10% 80,000. वो तब होता है जब हमने स्टार्टिंग में सरप्लस टू डीआरआर करना है. जब हम लोग लास्ट में डीआरआर टू जनरल रिजर्व करेंगे वी विल टेक की आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,000 आउटस्टैंडिंग है इंटू 100 हमने किया, मतलब 1,000 आउटस्टैंडिंग इंटू 100 इज द मनी. दिस इज द डिबेंचर, दिस इज द मनी. ये हो गया आपका 1 लाख रुपए और इस 1 लाख का 10% यू विल टेक. ठीक है, ये इस 1 लाख का 10% 10% यू विल टेक और ये 10% विल बी 10,000 रुपए. ठीक, तो ये 10,000 रुपए विल बी योर करेक्ट आंसर सबसे फर्स्ट वाले का. ये ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक, उसके बाद गुस्सा आती है वो पीडीएफ में राइटिंग तो चलती ही नहीं है.
मतलब बहुत टेरिबल होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब आप बुक में इसको सर्च करोगे तो यू विल फाइंड इसका जो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये आपको मिलेगा एडमिशन वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। देखो इसमें कुछ पार्ट है जो हमने इसका लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी आप किसी चीज को डेबिट कर, दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। क्वेश्चन पूछा है कि डेबिट क्या चीज होगी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इसको एक तरह से समझा करो, दिस इज डेबिट मीन्स योर दुख, दिस इज योर दुख। किसी भी तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो दिस इज योर दुख। एंड अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में क्या हो रहा है, दिस इज योर सुख, ठीक। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स बढ़ रहे तो भी अच्छी बात है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो भी अच्छी बात है। तो द क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है कि which of the following transactions is debited to revaluation। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑब्वियसली क्या डेबिट होगा, जो भी हम लोग की दुख वाली चीजें। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर दुख है नहीं। क्रेडिटर्स डिस्चार्ज एट डिस्काउंट, ये भी दुख नहीं है, ये भी अच्छी बात है, ठीक। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, व्हेनेवर यू मेंशन लॉस, तो ये वाला जो पार्ट है, हाँ, यहाँ पर आपका लॉस जो है वो यहाँ आता है, प्रॉफिट वाली अमाउंट यहाँ पर आती है, ठीक है। तो लॉस भी हमारा डेबिट में नहीं जाता है, लॉस भी हमारा क्रेडिट में जाता है। क्या डेबिट में जाता है, इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मींस ये जो है ये हम लोग को अलग से इस साइड पर शो करना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि इट विल कम इन द डेबिट साइड, दिस इज अ लायबिलिटी, अ फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, तो इट इज शोन इन द इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑरेंज लिमिटेड टुक ओवर 7 लाख, ये सब एक एक नंबर के ही हैं, ठीक है। ये चीज देख लेना कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब दीज आर योर एमसीक्यूज, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एक ही एक 1 मार्क्स के ही हैं। दिस इज ऑल्सो 1 मार्क। फिर नेक्स्ट भी 1 मार्क्स का है। क्या लिखा है, ऑरेंज लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ 7 लाख, लायबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ पर्पल फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंसिडरेशन वाला, गुडविल और कैपिटल रिजर्व जिसमें आती है। तो क्या कहा गया है कि इसने इनको क्या पे करना था, 6,30,000 वॉज टू बी पेएबल टू हिम एट 10%, मतलब ये 6,30,000 पेएबल बाय द इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, मतलब अब यहाँ पर शेयर्स की जो डिबेंचर्स की जो अमाउंट कितनी हो गई, वो हो गई 110। इफ नीड बी अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन कैश, और अगर जरूरत पड़ती है तो परचेज कंसिडरेशन कैश में भी पे किया जाएगा। तो जितना पैसा 6,30,000 हमें पे करने हैं, 6,30,000 रुपए का इट विल बी डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। ये हमारी अमाउंट हो गई, ये हमारे शेयर्स हो गए, सॉरी ये हमारे डिबेंचर्स हो गए, 5727 हमारे डिबेंचर्स हो गए। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कितना उनको, मतलब कितनी उनकी अमाउंट है, यहाँ पर पूछा गया ना कि कितना हम लोग पे करेंगे। तो दिस इज द अमाउंट, ये जो है ये आपकी अमाउंट आएगी जब हम लोग 5727, देखो हम लोग ने 6,30,000 जो डिबेंचर्स थे, 6,30,000 जो डिबेंचर्स की अमाउंट थी, उससे हमने प्रीमियम को डिवाइड किया, 110 रुपए का टोटल अमाउंट है मेरी, तो ये 110 टोटल हमारे डिवाइड होंगे, 5727 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए, ठीक। इंटू 100 किया तो 5727, ये 2700, ये क्या हो गया, ये आ गया मेरा अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, और उसी में ही हम लोग 10 रुपए का प्रीमियम लगाएंगे, 57,270 मेरा प्रीमियम। अभी भी जो 30 रुपीज रह गए दैट इज योर कैश, तो ये वाला मेरा आंसर जाएगा 57,270 अमाउंट ऑफ विद अ प्रीमियम ऑफ दिस, और हम लोग कैश उसमें पे करेंगे 30 रुपीज का, ठीक। फिर क्या कहा गया है, अनीता एंड विनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अनीता had taken a loan from the firm of 15,000. How will Anita's loan be closed in the event of dissolution of the firm? अगर अनीता ने, ये जो एक फर्म है, दिस इज अ फर्म, अगर उसने फर्म को लोन दिया होता तो इसको पे ऑफ करने के लिए हम इसको लोन अकाउंट में ले जाते, उसके बाद
लोन अकाउंट से कैश अकाउंट में चला जाता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि अनीता ने इसी फर्म से लोन लिया है, तो जब इसने लिया है तो जो भी इसका कैपिटल अकाउंट में जो भी इसका बैलेंस बचा है, हम उसी में से ही इसका जो लोन वाला अमाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक, तो दिस इज व्हाई इट इज रिटन कि बाय डेबिटिंग इट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो भी उसका पैसा है हम उसी में से उसका लोन का अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। इतना समझ में आ गया? मींस कितने क्वेश्चंस आपको? चार, अराउंड चार, फोर्थ है ना, तो आपको एक एक नंबर के 4 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके 4 एमसीक्यूज थे। फिर आया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स which an unlisted company other than NBFC and HFC can redeem out of its capital? दो चीजें समझना जब भी आपको डीआरआर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहले तो ये समझ लेना, किताब खोल करके जो भी आपका सेकंड पेज या थर्ड पेज है जहाँ पे रिडेम्पशन के ये सारे रूल्स दिए हुए कंपनीज एक्ट के, उसको पढ़ो। कौन सी कंपनी को पे करना, कौन सी कंपनी को डीआरआर बनाने, कौन सी को नहीं बनाना। दूसरी चीज कि 10% इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर है भी कैपिटल है जिनको बनाना देना भी है तो 10% इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड 90%, ठीक है, 90% इज आउट ऑफ कैपिटल। आधे लोग बच्चे मेरी राइटिंग देख करके भाग जाएंगे नहीं नहीं, पूरा देखना। ठीक है, तो क्या लिखा है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स व्हिच एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी कैपिटल से रिडीम कर सकती है, तो दिस इज 90% जो वो कैपिटल से रिडीम कर सकती है। ये जब आपने अगर रिडेम्पशन वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें भी ये चीज हमने समझाई थी। फिर क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इट्स बैलेंस शीट शोड स्टॉक ऑफ 30,000, उसके पास स्टॉक था 30,000 का, जिसमें मार्केटेबल आइटम्स, एब्सोलीट आइटम्स एंड कुछ मिसलेनियस आइटम्स भी थे। ठीक, तो क्या कहा गया है? इजिली मार्केटेबल आइटम्स में 65% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री इन फुल, मतलब इसी अमाउंट का 65% वो उसमें से हमको पूरा पैसा मिला। एब्सोलीट आइटम्स 20%, इसी का ही 20% जो है वो मेरा टोटली डिस्कार्ड हो गया। और जो बाकी बचा हुआ था, ठीक है, अदर आइटम्स, उसमें से सिर्फ हमें 40% ऑफ द बुक वैल्यू, दिस इज द बुक वैल्यू मिली, तो इसका 40% ये यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है। देखो, सबसे पहले पूछा गया कि उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ऑब्वियसली आप किसी भी चीज को बाहर दे रहे हो तो मनी इज कमिंग इन ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, तो उसका सिर्फ रूल याद रखा करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है हम उसको डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, ये छोटी सी एंट्री इसलिए हम इसको समझा दे रहे हैं बहुत डिटेल में। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर एक प्रॉफिट हो रहा है। और बीइंग मनी रियलाइज्ड फ्रॉम स्टॉक, इतनी अमाउंट आएगी। ये कैसे आई है अब ये देख लो। सबसे पहले क्या कहा गया? 30,000 रुपए का 65% विल बी टेकन इन फुल, ठीक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिससे हमें ये पूरा अमाउंट मिलेगा। 30,000 का 20% विल बी डिस्कार्डेड, मतलब ये अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। और क्या कहा गया? 30,000 का जो बचा हुआ अमाउंट है, दिस इज द बचा हुआ अमाउंट ना भाई। देखो, एक चीज का 65% चला गया मेरा, 20% मेरा चला गया। अब इसके बाद ये जो 85% था ये मेरा गया, बचा कितना? 15% बचा। तो 30,000 का पहले हमने 15% किया, ये मेरी अमाउंट है। इसको 40% ऑफ बुक वैल्यू पे गया है, मीन्स ये 1800 रुपए में गया है। तो ये 1800 प्लस ये जो सबसे पहली वाली अमाउंट आई थी, दोनों को प्लस किया, 21,300 आंसर आया। एंड सेम इज रिटन, और यही सेम चीज यहाँ पर एक जर्नल एंट्री में हमने कर दी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एज 21,300। ठीक, यही यहाँ पर ये चीज दिखाई गई है। ओके, द सेम क्वेश्चन इज दिस, इसको रीड कर लेना। इसमें क्या करना है? यू जस्ट हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक। ऑब्वियसली एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं लिखनी है। देन कम्स अ लॉन्ग आंसर ऑफ 5 मार्क्स, जिसमें क्या लिखा गया है?
ऑन 1 अप्रैल 2012 नेपट्यून फाइनेंस लिमिटेड एक लिस्टेड एनबीएफसी है, इशूड 4009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आपको जर्नल एंट्री शो करनी है इशू की भी और उसके रिडेम्पशन की भी। ठीक, एक नेपट्यून मतलब एक कंपनी है जिसके 4009% डिबेंचर्स थे, इंटरेस्ट के अमाउंट, इंटरेस्ट के लिए कोई नहीं कुछ नहीं बोला है तो हम उसमें नहीं लिखेंगे, और वो 100 रुपए की थी, मतलब 4000 शेयर्स ऑफ ₹100, 4000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एंड दे वर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 50%, मतलब सॉरी 5%। तो 4 लाख का ही हम लोग यहाँ पर 5% करेंगे, 4 लाख का 5%, दैट इज योर 20,000। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक, ये जो आपका पूरा सॉल्यूशन है, दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम। ये 2 पीडीएफ्स हैं, ड्यू टू सम ग्लिच हम एक ही में नहीं उसको कन्वर्ट कर पाए थे, तो आई विल सेंड यू बोथ द पीडीएफ्स। ये मेरी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग है। देखो सबसे पहले क्या कहा गया है कि हम लोग को इशू किया है डिबेंचर्स, 4 लाख के डिबेंचर्स थे, इसके आ गए इसी में। ठीक, लिस्टेड एनबीएफसी है, लिस्टेड कंपनी है, इसलिए वो डीआरआर नहीं बनाएगी, और क्या कहते हैं, लिस्टेड है इसलिए वो डीआरआर नहीं बनाएगी, और वो एनबीएफसी और एचएफसी है, मतलब कि वो लिस्टेड, और इसीलिए वो ये जो है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो बनाएगी। तो पहले उसने रिसीव किया, ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, 20,000 को उसको लॉस हो रहा है ना, वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट थोड़ी सी खिचड़ी पड़ती है, इसको जूम करके देख लेना जब हम इसको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। नेक्स्ट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, 20,000 का आपको लॉस हुआ है। दिस लॉस, ये लॉस कहां से आया है, द 5% प्रीमियम, ये जो 5% प्रीमियम आपको दिया गया है, ये वही वाली अमाउंट है, ये भी सेम वही है और ये भी सेम वही है। फिर 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 2 9% डिबेंचर्स जिसमें मेरी फेस वैल्यू आती है, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जिसमें मेरा वही 20,000 जो 5% आया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डीआरआई बनाया। ठीक, डीआरआई मेरा कौन सी डेट को बनता है, ये मेरा बनता है 30 अप्रैल को, याद रखना। ऑन बिफोर लिखा होता है तो आपको उससे पहले, तो आप मेंशन यहाँ पर 30 अप्रैल ही करोगे। डीआरआई आपने बनाया कितना, 4 लाख का 15%, दिस इज द 15% ऑफ 4 लाख। ठीक, ये आपने यहाँ पर बनाया। उसके बाद जब आप उसको पे ऑफ करोगे, जब आप इसको पे ऑफ करोगे, नॉट रिस्पॉन्डिंग, सॉरी फॉर द डिले, जब आप इसको पे ऑफ करोगे तो पहले आप इसकी एंट्री को ड्यू करोगे, 4 लाख 9% डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ओके, और उसके बाद द 2 डिबेंचर होल्डर्स को आपको इतना अमाउंट पे करना है, and then debenture holders account debit to bank account, why bank account is being credited since you are paying off the money। और इसमें नरेशन जरूर लिखना जो हमने नहीं लिखे हैं, you all will write it, ओके। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, और आपको इसमें इफ यू वांट आप इसमें अलग से भी वर्किंग नोट शो कर सकते हो, क्योंकि वो शो करने होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुहास लिमिटेड issues 1007% debentures of ₹100 each to be redeemed after 3 years at a premium of 5%। सिर्फ उसमें उतना ही लिखो जितना उसमें पूछा गया है। इसकी जो फेस वैल्यू थी 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल थी। ठीक, सारा मनी वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। अली जिसको 20 डिबेंचर्स पे करने थे, अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट मनी और 2 कॉल्स जो हैं वो 31 मार्च को पे की। अलॉटमेंट मनी और ये, तो ये समझो 20 रुपीज के मेरे डिबेंचर्स हुए। पहले चीज समझो 20 इंटू 30, अभी ये कैलकुलेशन हमने किया है, हम सिर्फ ऐसे ही आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे गया मेरा 20 इंटू 30 अगेन, और यहाँ पर गया मेरा 20 इंटू 20। ये 20 क्या है, जो डिबेंचर उसने नहीं पे किया, और ये उसकी बाकी अमाउंट है। फिर क्या कहा गया है, दैट articles of association provided for interest calls in arrears to be charged at 10% per annum which Ali paid on 30th March 2021 and you have to require।
अब उसने ये सारी चीजें जो है वो 31 मार्च को पे की हैं, तो हमें 10% पर एनम के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट निकालना है। क्या हमने करना है, एडजस्टमेंट और रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एंट्री टू क्लोज द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये दो एंट्रीज हैं जो हमें करनी है, ठीक है। पहले हम लोग उसको ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या कहा गया है, ये वाला समझ में आ गया। अब क्या है, अब इसके मंथ, मतलब ये जो आपका था ये हो गया आपका डिबेंचर का अमाउंट। अब मंथ इसमें समझ लो, पहली जो उसने पे नहीं की है वो 1 मई से नहीं की, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मींस 11 महीने। तो जो सबसे पहली एंट्री हुई वो आपकी हुई 11/12, ठीक है। हम मंथ भी तो कैलकुलेट करेंगे ना, जब से उसने मुझे नहीं पे किया हम तब से चार्ज करेंगे, क्योंकि 10% पर एनम का मतलब साल में इतना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मंथ्स निकालोगे। फिर नेक्स्ट उसने कब पे की, कब से उसने जो उसको पे करनी थी तब से हम चार्ज करेंगे। 1 अक्टूबर को उसको पे करनी थी, ये नहीं पे की, तो दिस विल बी योर 6/12। अब अक्टूबर से 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कैलकुलेट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। लास्ट उसने 1 जनवरी को पे करनी थी, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो 3 महीने का 3 मंथ का 3/12, 11/12, 6/12 एंड 3/12 का हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट हैज बीन डन हियर। पहले इसकी एंट्री देख लो, पहले अच्छा इसकी अमाउंट देख लो कैसे किया गया है। ये क्या है, 20 रुपए, क्या है 20 क्या है आपके डिबेंचर्स हैं, ठीक। और ये जो 30 30 एंड 20 ये क्या है, ये आपकी रुपीज है, दीज 3 आर योर रुपीज। और ये 600 600 400 हो गया, इस पे हम 10% लगाएंगे। पहले हमने लगाया 11/12, 6/12 एंड 3/12, ये मई से, ये अक्टूबर से और ये जनवरी से। ये तीनों का इंटरेस्ट आ गया, बहुत कम कम सा इंटरेस्ट आया, तो उसको इतना पैसा इन टोटल पे करना है, ठीक। तो पहले हमने क्या किया, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये क्यों हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रॉफिट है, फर्म के लिए एक प्रॉफिट है, तो ये पहले हमने लिखा। देन वी हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ओके। एंड उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ये क्योंकि हमारे लिए इनकम हो रही है, तो दिस विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सिर्फ जितना चीज उसमें पूछा गया है सिर्फ उतना ही उसमें मेंशन करो। जैसे इसमें सिर्फ 2 एंट्रीज पूछी, हम ये नहीं करेंगे अलॉटमेंट और दुनिया भर की एंट्रीज हम उसमें लगा दें। जितना उन्होंने पूछा एडजस्टमेंट एंड रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स बनाना है और एंट्री टू क्लोज कॉल्स इन एरियर्स बनाना है। ये दोनों बनाओ, खत्म करो, उससे ज्यादा मत इसमें लिखना। फिर क्या कहा गया है इसमें, नरेश, ध्रुव, अजीम आर पार्टनर्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके क्लास 12। इन केस कभी आपको आंसर में, यहाँ के आंसर या किसी और जगह से जब आप उसको देखोगे तो आपको कुछ डेविएशन मिले, प्लीज चेक इट इन योर बुक कि क्या उसमें सही होगा या क्या चीज है जहां पर जो भी मिस्टेक है वो हुआ है। इधर उधर 4 जगह देखने से अच्छा है कि आप अपनी बुक उठा करके उसमें से चेक करो कि अगर कोई डेविएशन आ भी रहा है तो वो कहाँ आ रहा है। देखो, नरेश, ध्रुव एंड अजीम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो, ये क्या हो गया, ये उनका ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक। फिर क्या कहा गया, नरेश रिटायर, ये चला गया। उस टाइम पर जो ध्रुव एंड अजीम डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे। द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ध्रुव एंड अजीम एट द टाइम ऑफ नरेश रिटायरमेंट, उनका जो पैसा था उस टाइम पर जो उनके पास था वो इतना था। दिस वाज ऑफ ध्रुव एंड दिस वाज ऑफ अजीम। टोटल कैपिटल जो इनको पे करना है नरेश को वो इतनी है, विच इज टू बी पेड इन कैश इमीडिएटली। कैश जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा ध्रुव और अजीम द्वारा, ऐसे जैसे कि उनके जो कैपिटल है दैट इज प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके साथ साथ फर्म एक मिनिमम बैलेंस भी बना लेता है 5,000 का फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ 20,000, ठीक। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी सी कैलकुलेशन है, पहले इसको समझ लो कि इसमें क्या किया गया है। देखो, उसको अभी जर्नल एंट्री छोड़ दो, पहले जो उसमें समझा गया है वो समझ लो। क्या कहा गया है इसमें
कि अजीम और एडजस्टेड कैपिटल, इन दोनों की जो कैपिटल थी ध्रुव और अजीम की, वो कितनी थी? 1,35,000 इनकी टोटल कैपिटल थी। शॉर्टेज ऑफ कैश कितना हम लोग को डिसाइड किया हम लोगों ने? देखो इतना, दैट वाज टू बी पेड, किसको? नरेश को ये इतना पैसा पे करना था, ठीक। एग्जिस्टिंग कैश कितना था? 20,000, ये हमने इसमें से हटा दिया। उसके बाद हमने उसमें और क्या, मतलब देखो इतना हमें पे करना है, इतना ऑलरेडी मेरे पास है तो हम इसको हटा दे रहे हैं। और 5,000 रुपए जो हमें मेंटेन करके रखना है, ये भी हमें रिक्वायर्ड है, मतलब दिस इज ऑल्सो नीडेड एंड दिस इज ऑल्सो नीडेड, और ये मेरे पास अभी पड़ा हुआ है तो इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं 20,000 को। ये आ गया 7,00,000, 90,500 में से ये हमने माइनस कर दिया, 5,000 माइनस कर दिया, 70,550 आपके पास मिल गया। मीन्स दिस इज द कैश दैट इज सपोज टू बी ब्रॉट बाय द पार्टनर्स। तो न्यू कैपिटल कैसे उनकी डिसाइड होगी? ये थी उनकी न्यू कैपिटल, ये पैसा जो वो, मतलब ये जो एक्चुअल में उनके पास है और ये जो उनको लाना है 70,500, ठीक। तो दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म 1,79,000। ये 1,70,000 जो ये है, दिस विल बी डिवाइडेड इन देयर न्यू रेशियो, न्यू कैपिटल शेयरिंग रेशियो। तो दिस वाज, ये उनकी टोटल कैपिटल थी, ठीक। तो कैश जो एक्स्ट्रा उनको ब्रॉड किया, मतलब अगर हम इसी को ही 2/3 और 2/5, दिस इज 2/5, 2/3 बता रहे हो, दिस इज 2/5 एंड दिस इज 3/5। ये जो अमाउंट थी दिस इज 2/5 एंड दिस इज 3/5, ये उसका 3/5 वाला आंसर है। इन दोनों को किया, इतनी कैश ऑलरेडी पड़ी थी उनकी कैपिटल, तो ये वो पैसा है। 38,600 ध्रुव लेकर आएगा, 36,900 अजीम लेकर के आएगा, ठीक है। सोचो अंग्रेजी का टीचर जब पढ़ाता है तो इतना हिंदी बोलता है अकाउंट्स में। तो व्हाट विल बी देयर, पहले हम लोग क्या करेंगे? नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्यों? क्योंकि हम लोग उनको पे करना है इतना पैसा, ठीक। तो हम लोग ने उसको पे कर दिया, और उसके बाद व्हाट कैश हैज बी ब्रॉट इन, ये 75,500 इन लोग ने लेकर के आए। कौन कौन? ध्रुव हैज ब्रॉट 38,600 एंड अजीम हैज ब्रॉट 36,900। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर दिस दो ही पार्ट करने, दो ही एंट्रीज देखो इसमें पूछी गई। पेमेंट मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, जितना करना है उसको करो, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। और वॉट एवर कैश हैज बीन ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर, उसकी एंट्री करो। जितनी एंट्री पूछी गई है सिर्फ उतनी उसकी एंट्री करो, उससे ज्यादा कुछ भी खिचड़ी मत पकाना उसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवि, विजय एंड सुजय वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ दिस। तो ये जो रेशियो है पहली चीज की, ये आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा जो सिमिलर लगे, ठीक है, एलसीएम निकाल करके। विजय डिसाइडेड टू रिटायर हिज शेयर बीइंग टेकन अप इन द रेशियो ऑफ 1:4, मतलब ये जो है, ये विजय रिटायर हो रहा था और इसका जो शेयर है दैट वाज सपोज टू बी टेकन इन द रेशियो ऑफ 1/4। फिर विजय के रिटायरमेंट पे देयर वाज अ लॉस डिटरमाइंड ऑन अपॉन द रिवैल्यूएशन। आपको क्या बनाना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना है, एंड यू हैव टू पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सिर्फ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये जो 12,000 है जो कि ओल्ड रेशियो में जाएगा, उसको हमें उसकी एंट्री करनी है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ये भी सिर्फ 2 नंबर का है, ठीक है। तो दिस वन वाज फॉर अकाउंट्स का पहला वाला पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे जो दूसरे वाले पार्ट में दिया हुआ है। वेरी फर्स्ट थिंग इज कि 3 लोग हैं, क्या हो गया, ठीक है। 3 people are there, रवि, विजय एंड सुजय। जस्ट अ मिनट, ठीक है। रवि, विजय एंड सुजय, अब इनका ये जो ओल्ड रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/6, इनको लाइक फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये बहुत लंबी कैलकुलेशन, बहुत लंबी नहीं होती बट फिर भी थोड़ी सी, अगर हम उसको बनाएंगे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे समझाने में, ठीक। विजय गिव्स हिज शेयर, अब विजय अपना शेयर किस रेशियो में देगा? 1:4 के रेशियो में देगा, मतलब रवि को जाएगा 1/5, रवि विल गेट 1/5 एंड सुजय विल गेट 4/5। तो रवि को 2/6, ये थी ना उसका शेयर इतना,
ये जो 2/6 था इसका टोटल, मतलब दिस इज 3 + 2 5 + 6, तो 2/6 ये किसका रेशियो हो गया, कुछ भी उठाओ सब इधर उधर चला जा रहा है। ये जो रेशियो है 2/6 का, इसका 1/5 मिलेगा रवि को, 4/5 मिलेगा सुजय को। तो इतना इतना अमाउंट उनको मिल गया। यही रेशियो जो उनका शेयर है 3/6, दिस इज देयर ओल्ड शेयर ना, तो 3/6 एंड 1/6 में हम दोनों को ऐड कर देंगे, this will be 17/30 and 13/30, तो 17/17 this is the new profit sharing ratio जो उनका बन जाएगा। और उसके बाद this share has been, और फिर क्या कहा गया है that हाँ, pass the journal entries to write off the loss on revaluation on असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग तीनों की जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये कैसे डेबिट होंगी, जो तीनों लोग हैं, जैसे दिस इज रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उधर लिखा नहीं था, फिर विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड थर्ड इज सुजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, तो डेबिट, और उसके बाद नीचे लिख देंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये किस अमाउंट में जाएगा, ये जो 12,000 रुपए हैं, इट विल बी गिवन टू देम इन द रेशियो ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6। जो इनका ये वाले रेशियो को जब आप इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे, तब जो इसका रेशियो बनेगा यही वाला बनेगा, 3:2:1, मीन्स रवि, विजय एंड सुजय का हम उनको तीनों के में मेंशन कर देंगे। ठीक है, दैट इज द एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, लॉस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट से वो जाएगा। फिर क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऑन 1 अप्रैल 2017 प्रसाद लिमिटेड इशूड 1000 डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स ऑफ 10%, 1000 डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच एट 980। तो under the terms of issue 1/5 of the debenture is annually redeemable by drawing। इतना हमको, मतलब हम लोग पे करेंगे इतना 1/5। the first redemption occurring 31 मार्च 2019, 17 का है, 31 मार्च 2019 को पे ऑफ करना है। on 31 मार्च 2018 the company had a balance of 4,000, इतना मतलब कि इतना उनके पास कैपिटल रिजर्व था 4,000 का। ठीक, the company wrote off the discount on issue of debentures over its lifetime, over the lifetime of debentures you are required to prepare discount on the issue of debentures account for the first 3 years। आपको first 3 years का इसमें discount on issue of debentures का बनाना है। तो ये कैसे बनाया जाएगा, इसमें कुछ ये किया हमने, हाँ देखो, सबसे पहले इसका रेशियो समझ लो कि पहले साल 1000 डिबेंचर्स थे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 1000 डिबेंचर्स थे, दिस इज फर्स्ट ईयर में ये आपके 1000 डिबेंचर्स थे। सेकेंड में भी हमने थर्ड ईयर में जब इसका 1000 का 1/5 पे किया है, तो थर्ड ईयर में हम 200 पे कर दिया, फोर्थ ईयर में हमने और 200 पे कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया। तो दिस इज योर 5:5 4:3 2:1। तो ये मेरा रेशियो बन जाएगा। फर्स्ट ईयर में क्या कहा गया है कि जो भी आपका, देखो एक इसमें चीज समझो, क्या कहा गया है, कितने के डिबेंचर्स थे, 1 2 3 4 1 2 3 10 लाख के आपके डिबेंचर्स थे, एंड दैट वर इशूड एट 980, मतलब 9,80,000 के आपके डिबेंचर्स इशूड थे। तो लॉस कितने का हुआ होगा, डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 20,000 का दिया। ये जो 20,000 का डिस्काउंट आपने दिया है, ये 20,000 हमको 3 साल में रिडीम करना है, और इसी रेशियो में करना है जिस रेशियो में हम उनके कैपिटल को पे ऑफ, मतलब उनके डिबेंचर को पे ऑफ करते। तो जब ये टोटल आप करोगे तो इट विल बी 5/20। ठीक, तो पहले हमने किया 5/20, 5/20 एंड 4/20, 5,000 5,000 एंड 4,000 आया नेक्स्ट में।
तो यही दिस इज हाउ वी विल मेक द रिडेम्पशन अकाउंट। थोड़ी सी टेरेबल राइटिंग है, यहाँ पर मेंशन कर देना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक, सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखा है, हम लोग ने बैलेंस लिखा है, ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर एक्सपेंसेस, जो ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर हमने इसमें से 5,000 रुपए पे ऑफ किए, 15,000 बाकी हैं, फिर 15,000 मेरा यहाँ आ गया नेक्स्ट ईयर में, इस 15,000 से हमने 5,000 पे किए, 10,000 अभी भी बाकी हैं, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया मेरा यहाँ पर 10,000, जिसमें से हमने 4,000 रुपीज पे किए और अभी भी 6,000 ही बाकी है। और ये जो हमने किए, क्यों हम लोग ने 3 साल का बनाया, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन था दैट यू हैव टू मेक इट फॉर द 3 इयर्स, सिर्फ 3 साल के लिए, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट 3 इयर्स। ठीक, इसके लिए बनाना है। एक और चीज इसमें समझना, अगर आपको बुक में ये चीज कहीं मिले, क्योंकि मुझे नहीं मिली इसलिए हमने इसको नहीं मेंशन किया है, इसमें दिखा रहे हैं कि 4,000 का बैलेंस था 2018 में कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो हमने ये चीज इसमें नहीं शो की हुई है। इफ यू फाइंड इट समवेयर 2018 को यहाँ पर, मतलब अगर इसमें से रिडीम करोगे तो जो पहले कैपिटल रिजर्व का बैलेंस था, पहले यहाँ पर 4,000 कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करोगे और 1,000 रुपए यहाँ से राइट ऑफ करोगे। माइट बी, ये चीज जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें देख लेना, क्योंकि जितना अभी तक हमने अकाउंट्स पढ़ी उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज होती है दैट सबसे पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से उसको करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दूसरा उसको आप कैपिटल रिजर्व से करोगे। ठीक, कैपिटल रिजर्व से, और लास्ट में जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तब आप उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करोगे, ये जितने भी लॉसेस होते हैं। उसके बाद आई होप इतना समझ में आ गया। दिस वाज ऑफ 3 मार्क्स, मार्किंग चेक कर लेना और जितना उसमें पूछा गया उतना लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिखना, इसीलिए हम उसको बार बार आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट इज सीता एंड गीता आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 4:5। उन्होंने फर्म अपनी डिसॉल्व कर ली और उस टाइम पर उतना इतना बैलेंस बचा। ठीक, ये उनका कैपिटल का बैलेंस है, 30,000 सीता का, 35,000 गीता का। दिस इज द करंट अकाउंट बैलेंस, जो कि किस में जाएगा, कैपिटल के ही डेबिट में जाएगा। क्योंकि अगर मतलब इसमें साफ साफ ये चीज हमने आईएससी, ये जो बुक थी आपकी डीके गोयल वाली, उसमें हमने ये चीज बहुत क्लियरली पढ़ी थी कि आईएससी ने ये चीज एज इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जो भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंसेस, उनको राइट ऑफ हम लोग, मतलब उनको क्लोज हम लोग किसमें करेंगे, कैपिटल में ही ट्रांसफर करेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व विल बी देयर, जो हम लोग 4:5 के रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। एंड कैपिटल का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, ये लॉस है। उस टाइम पर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से एक प्रॉफिट हुआ था 9,000 का, जो भी किस रेशियो में जाएगा, 4:5 के रेशियो में जाएगा। गीता ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए जो उसको मिलेंगे, ये उसके क्रेडिट में जाएंगे, इट विल गो टू क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। एंड गीता ऑल्सो डिस्चार्ज एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, सैलरी ऑफ द मैनेजर 1,000 रुपए, वो भी उसको उस क्रेडिट में जाएंगे। ठीक, तो दिस इज हाउ द कैपिटल अकाउंट विल बी मेड। ये है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले ये क्या है, ये उनके कैपिटल बैलेंसेस है। फिर हमने कैपिटल रिजर्व जो टोटल था 18,000, वो हमने देखो जितनी भी चीजें इसमें बटेंगी वो 4:5 के रेशियो में ही बटेंगी। रियलाइजेशन का प्रॉफिट था वो भी इस रेशियो में जाएगा। 4:5 का क्या मतलब है, 4/9 एंड 5/9। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने दिए थे, गीता ने दिए थे, तो वो टोटल इसी के में जाएंगे। मैनेजर की सैलरी भी इसी ने दी थी, इसीलिए इसकी क्रेडिट में जाएगी। यहाँ से ये जो टोटल है इट विल बी एडेड हियर, जिसमें से उसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था गीता का, ये माइनस कर दो, पीएनएल का लॉस माइनस कर दो, ये अमाउंट उसको पे ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक, मतलब फर्म उसको ये पैसा देगा, ये वाला जो पैसा होता है ये फर्म उसको पे करेगा। ठीक, और सीता के में क्या था, द सेम थिंग वाज देयर, 30,000 उसका बैलेंस, 8,000 उसका कंटिजेंसी रिजर्व का हिस्सा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट उसका था, फिर इसमें से उसका लॉस जो माइनस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एंड दिस मच 40,000 विल बी पेड टू हिम एज सिंपल। ठीक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, और सिर्फ आपको इसमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं तो सिर्फ वही बनाओ। नेक्स्ट इज योर सेक्शन बी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो, जो सबसे खतरनाक होता है कैश फ्लो। और कौन से फ्लोज थे, कैश फ्लो था, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज था।
ठीक, सबसे पहले इसमें क्या कहा कि सेलेक्ट द ऑप्शन, दिस इज आल्सो एन एमसीक्यू, जिसमें क्या पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनामिक एनालिसिस? फर्स्ट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो डायनामिक एनालिसिस किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को क्यों बोलते हैं? क्यों? इट इज बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम ईयर टू ईयर रादर देन 1 ईयर। प्रीवियस ईयर्स के डेटास को हम लोग लेते हैं, किसी एक साल के नहीं, बट बहुत सारे ईयर्स के डेटास को लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विद रीजन whether old furniture written off would be an inflow, outflow या no flow of cash and cash equivalents। तो ये क्या है? दिस इज अ नो फ्लो, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओल्ड फर्नीचर को राइट ऑफ करने का क्या मतलब है? हम उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज, ये क्या है? दिस इज अ नो फ्लो बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ओनली डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज्ड हियर। अगर आप चाहिए तो आप इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री भी मेंशन कर सकते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट या ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। फिर क्या कहा गया है? दैट यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड, जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, सिक्योरिटीज एंड ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब क्या करोगे? इसको इस साल से इस साल में कंपेयर करना। पहले में क्या हुआ है? पहले 7 लाख थे, अब 9 लाख है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? इनफ्लो हुआ है, मतलब ये ऐड होगा, ठीक। 10 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको मिला है, कितना मिला है? 2 लाख। प्रेफरेंस नहीं, पहले 5 था, अब 3 हुआ है, तो ये क्या हुआ है? ये आउटफ्लो हुआ है, मतलब 2 लाख का आउटफ्लो हुआ है। इसमें सिर्फ डिफरेंस चेक किया करो कितना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है? 25,000 का डिफरेंस है। 12% में ये क्या किया गया है? देखो, पहले इतने थे, अब इतने हो गए, मतलब ऑब्वियसली हमने इशू किया, हमको इनफ्लो हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? दिस इज द इनफ्लो। फिर कैश क्रेडिट आपने लिया है, सम सॉर्ट ऑफ लोन जिसे कहते हैं, वो आपने लिया है कैश क्रेडिट, तो दिस इज ऑल्सो 2000 का, ये क्या हुआ है? ये मेरा इनफ्लो हुआ है। तो ऑल द इनफ्लोज विल बी एडेड, आउटफ्लोज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन इक्विटी शेयर, पिछले साल की इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड कितनी थी? 65,000, जो अब हम लोग पे करेंगे। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई, जिस पर हमको डिस्काउंट पे किया गया, डिस्काउंट हमें पे करना है, मतलब 1 लाख, 3 लाख और 4 लाख है, तो 1 लाख था, 1 लाख को भी हमने 10% डिस्काउंट पर दिया है। फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक। फिर क्या कहा गया? इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 500 रुपए ये पे करना है। अंडर राइटिंग कमीशन हैज टू बी पेड, ये जितनी भी पेड वाली चीजें सब आउटफ्लो में जाएंगी, सब माइनस होंगी। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम। देखो, जब यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन किया जाए तो एक चीज समझो कि 5,000 और ये जो डिफरेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में इतना पैसा गया, मतलब कि 25,000 पूरे के पूरे मेरे किसके गए हैं? इक्विटी शेयर से गए हैं। एंड 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च, मतलब ये जो है, ये जो 30, ये जो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 5 लाख का, 3 लाख जो हम लोग ने रिडीम बचा हुआ था, मतलब ये यहाँ से यहाँ पर जो रिडीम हुआ है 2 लाख, वो कब रिडीम हुआ है? वो 31 मार्च को रिडीम हुआ है, ठीक। तो नाउ वी विल सॉल्व इट। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इट वेरी हॉरिबली। देखो, सबसे पहले क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 2 लाख के, ये जिसमें 25,000 मेरा कमीशन आया था, हमने दिखाया था, और 25,000 विल बी द अंडर राइटिंग कमीशन जो आपने पे किया है, ठीक है। बुक में जब इसकी एंट्री देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये इसी में से, इसी प्रोसीड्स में से ही माइनस कर दिया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ऐड कर दो, और कमीशन कोई पे कर रहे हो, अंडर राइटिंग कमीशन माइनस कर दो। 25,000 ऐड किया, 25,000 माइनस किया, वापस मेरा 2 लाख हो गया। फिर रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हमने उसको पे किया, 5 लाख से 3 लाख किया, तो दिस इज पेड ऑफ। इशू किया है डिबेंचर्स को 10% डिस्काउंट पर, तो ये 90,000 ये हो गया। फिर कैश क्रेडिट यू हैव टेकन 2,000 का इनफ्लो हुआ है आपका, ठीक है, 2,000 का इनफ्लो हुआ है आपको, और कैश इंटरेस्ट पेड ऑन क्रेडिट, कैश क्रेडिट 500 का आउटफ्लो हुआ है। जितनी भी चीजें ब्रैकेट्स में सब माइनस होंगी। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी 65,000 ये चले गए मेरे। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 10% ना, तो ये जाएगा 5 लाख का 5 लाख का 10%। प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड हम इस साल पे करते हैं। फिर
इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 45,000, ये अभी हम लोग निकालेंगे इसको, मतलब इसको हम लोग वर्किंग नोट्स में बनाएंगे। कैसे? 3 लाख के डिबेंचर्स थे, ठीक, मतलब पहले 3 लाख के थे, उस पे हमने इस साल 12% पूरा इंटरेस्ट दिया 36,000, और इस साल जो हमने और 1 लाख इशू किया है उस पर हम लोग ने 12% दिया फ्रॉम, just because it is from July, so we have taken it 9%, 12% for 9 months. So 36,000 plus 9,000 is 45,000. These 45,000 will be deducted from here. मेरा आंसर ये आ रहा है, हमने बहुत जगह पे देखा सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ एरर यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स और हम उसको अपनी बुक से रीचेक कर लेंगे, ठीक है। तो दिस आफ्टर, मतलब इसको जब आप एक क्वेश्चन को दूसरे से जब आप प्लस माइनस करोगे, ये सारा जब आप प्लस माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा इट विल बी नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में आ रहा होता तो हम लिखते हैं नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर क्या कहा गया है इसमें, ये वाला पार्ट मेरा पूरा हो गया। फिर क्या कहा गया, वी हैव टू मेक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम दीज। सबसे पहले दिया है रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस, प्रीवियस से करंट में कैलकुलेट किया करो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, एंड लास्ट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसको क्या किया हम लोगों ने, हाँ यही वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंजेस फ्रॉम इन्वेंट्री। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी हम लोग की अमाउंट थी इससे इसको कंपेयर करना है, मतलब 1 लाख यहाँ पर प्लस हो रहा है। फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ना, उसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, हम लोग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, ये जो फॉर्मेट है ये हमने बुक से ही लिया हुआ है, तो इसमें इस फॉर्मेट में कोई गलती नहीं है, कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं, ठीक। 2020 टू 21 हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले इधर से इधर आया, फिर उसके बाद देखो ये जो था ये नेगेटिव में था, तो पहले 25,000 तो ये ऑलरेडी ऐड हुआ है मेरा, और ये माइनस से प्लस में 12,500 इसमें ऐड हो, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस है ना, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग ये प्लस में आंसर आएगा, ये है। मतलब दीज आर एब्सोल्यूट चेंजेस जब हमने प्रीवियस ईयर से, दिस इज योर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का जब आप माइनस करोगे तो दीज आर योर चेंजेस। अगर कोई नेगेटिव है, मान लो कभी 3 लाख से 2 लाख हो जाए, तो ये आपका ब्रैकेट में चला जाएगा, ठीक। ये हो गए मेरे टोटल एक्सपेंसेस, और उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग ने इस रेवेन्यू से ये जो टोटल 4 लाख से 2,25,000 को माइनस किया है, तो ये आंसर आया है। 3 लाख से 1,37,500 माइनस किए तो ये आया है। 1 लाख में से 87,500 माइनस किए तो ये आंसर है। अब ये कैसे निकला एब्सोल्यूट चेंज, ये जो चेंज है डिफरेंस इन दिस और प्रीवियस ईयर, मतलब 1 लाख अपॉन 3 लाख, प्रीवियस ईयर लेंगे या बेस ईयर इसको कह सकते हो, इनटू 100, ठीक। तो ये आंसर आएगा। वैसे ही हम लोग हर साल का, ये मत करना कि इसको प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये वाला आंसर कैसे आया, ये नहीं करेंगे हम लोग को। इससे मतलब है, इससे लेंगे, मतलब दिस इज द एब्सोल्यूट ईयर जिसको हम ऊपर लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, नीचे हम लोग प्रीवियस ईयर लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक। फिर क्या कहा गया है, नेक्स्ट इज, आई गेस दिस इज द लास्ट वन, क्योंकि डीबीएमएस हम इसमें नहीं करवाएंगे, डीबीएमएस के मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, तो आई विल ओनली मेक अ गुड पीडीएफ जिसमें हम सारे जो भी आंसर्स होंगे ऑफ प्रीवियस ईयर्स वो सब हम डिस्कस कर लेंगे उसी में, ठीक है। तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, सिर्फ समझा दिखाने के लिए हम अभी शो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। देखो ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में आपको सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछी गई है, कॉमन साइज इसमें नहीं शो किया गया है। आई डोंट नो कि वेदर आईएससी में कॉमन साइज है कि नहीं, आई हैव टॉट सीबीएसई, तो उनका मुझे पता है, उनके में है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना है। सबसे पहले क्या है, दिस इज द प्रॉफिट, ठीक। ये जो प्रॉफिट है इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो टैक्स है उसको ऐड करोगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग लेते हैं। फिर ये सब क्या है, ये और ये, दीज आर योर नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक। तो इन सबको क्या करोगे, हम लोग इन सबको ऐड करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल,
जो इसमें लिखा हुआ है ये हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, और उसके बाद ये पहले इतना आधा समझ लो, आधा हम समझाने पहले तुम लोगों को। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम उसमें से पहले टैक्स को ऐड कर देंगे। ये आ गया मेरा 84,000। उस 84,000 में व्हाट वी हैव डन, इस 84,000 में हमने क्या किया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन से ना हमने इन सबको वापस से इसी में ही ऐड बैक कर दिया है। कैसे, 2000 ये अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स पे जब हम लोग चार्ज करते हैं उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। 10,000, 18,000 का डेप्रिसिएशन था जो मशीनरी पर जो इस पे लगा था, दिस इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये था ना 18,000 डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पे लगा था। ठीक, तो ये यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने। उसके बाद इसी में ही 16,000 रुपए जो मशीनरी का लॉस है, ये अभी हम समझा देते हैं ये 16,000 रुपए कहाँ से आया है। देखो क्या किया गया है यहाँ पर, आपकी जो मशीनरी थी वो 40,000 की थी, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन लेस किया, 22,000 रुपए क्या बची, ये बची उसकी बुक वैल्यू, ठीक है, जो हम लोग ने बैलेंस शीट में जिसमें लिखते हैं। और उसके बाद इसी में से हम लोग ने इसको सोल्ड कर दिया, इसी मशीनरी को 6,000 रुपए का। तो ये जो आया है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, this will also be added here, यहाँ पर ये 46,000 will be added here। उसके बाद फिर आई गेस 3,000 रुपए ये मैंने ऐड नहीं किया है, इसको चेक कर लेना, ठीक है। 3,000 रुपए जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल है इसको ऐड कर लें, क्योंकि वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसको हम लोग, ये लिखा हुआ है ना ये 3,000 रुपए, तो ये ठीक, ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग ने ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो हमने निकाल लिया, उसमें नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मेरे एक्सपेंसेस है, इनको हम ऐड कर लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस कर देंगे। 46,000 was the expenses, so वो हम लोग ने ऐड कर लिया, इसमें 1,30,000 आंसर आया। इस 1,30,000 में हम लोग ने ऐड कर दिया है, हम लोग ने डिडक्ट कर लिए 3,000 रुपए, 1,27,000 आंसर आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं जो समझ लो, इसका भी पीडीएफ, ये भी पीडीएफ हम एक बार सेंड कर चुके हैं, हम फिर से इसको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। क्या कहा गया है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेंट्री कैश एट बैंक से हमें कोई मतलब नहीं है, मार्केटेबल सिक्योरिटी से भी कोई मतलब नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेबल से मतलब है। तो क्या कहा गया है, मतलब इसमें हम लोग कैसे करते हैं, व्हाट यू ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट्स आप ऐड करते हो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आप माइनस करते हो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स आप ऐड करते हो, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आप माइनस करते हो। ठीक, तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके माइनस हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स हम लोग के माइनस होते हैं। और ट्रेड पेएबल में क्या हो रहा है, यहाँ पर देयर इज ऑल्सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी हम लोग यहाँ पर ट्रेड पेएबल में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रही है, इसलिए हम इसको माइनस करें। इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, ये बढ़ रहा, ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्यों, क्या मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ पैसा इसमें मिला हुआ, दिस इज वाई दिस इज एडेड। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जो 3,000 रुपए की मेरी इन्वेंट्री थी वो हमने इसी में ही ऐड कर दी, इसी वाले में ही 1,30,000 आंसर आया मेरा। उसी 1,30,000 में से ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स का जो अमाउंट है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, 6,000 ये हो गया, एंड दिस विल बी 1,24,000 आंसर। ठीक, एंड दिस इज हाउ टोटल में से 1,24,000, एंड दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पर आपका सेक्शन सी जो है वो खत्म होता है। आई होप इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इज, अब सेक्शन बी या सेक्शन सी में आपको ऑप्शन है, ठीक, तो ये उसी का ही पार्ट है, इसमें आपको कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है,
हम सिर्फ आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी होंगे वो हम करवा देंगे. फर्स्ट इज, दिस इज मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए इसमें, इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना. 1 मार्क्स से आपको 2 इसमें एमसीक्यूज दिए जाएंगे. कुछ 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक, एंड 2 अदर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच इसमें दिए गए हैं. तो दिस इज हाउ योर पेपर इज. हम फिर से बता दे रहे हैं, सेक्शन सी और सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलेगी. सेक्शन ए इज कंपल्सरी, जो आपको पूरा करना है. इफ देयर इज समथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन दिस पेपर, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. और इज देयर एनी कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आया, उसको इसमें मेंशन कर दो, ठीक. एज सुन एज विल कंप्लीट द होल सीरीज ऑफ इट, आई होप काफी चीजें होंगी जो आपको क्लियर हो जाएंगी. एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग. Best wishes for your exam. Thank you.